आइए सीधा आज के इस अहम विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे संवेदनशील और दर्दनाक अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हमारे देश की राजनीति और समाज की दिशा हमेशा के लिए बदलकर रख दी। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। मुझे चिंता नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। 30 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भुवनेश्वर में ये रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द कहे थे, और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये शब्द इतिहास में एक बेहद खौफनाक भविष्यवाणी की तरह लगते हैं। और देखिए विडंबना, इस भाषण के ठीक अगले ही दिन 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये कोई रातों रात हुआ हमला नहीं था। असल में ये ठीक 5 महीने पहले भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर की गई एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई का सीधा सीधा प्रतिशोध था। तो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार आखिर हुआ क्यों? बात इस भयानक चरम तक कैसे पहुंच गई? इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और इस पूरे संघर्ष की जड़ों तक जाना होगा। चलिए इस आंदोलन की जड़ों पर एक नजर डालते हैं। कहानी असल में 1973 से शुरू होती है। अकाली दल ने एक राजनीतिक मांग रखी जिसे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कहा गया। ये प्रस्ताव एक विकेंद्रीकृत राज्य की वकालत कर रहा था। सरल शब्दों में कहें तो मांग ये थी कि केंद्र सरकार के पास केवल रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और संचार जैसे कुछ ही अधिकार रहें और बाकी सारे अधिकार राज्य को मिलें। शुरुआत में ये महज एक राजनीतिक मांग थी, लेकिन बाद में यही प्रस्ताव खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन की मजबूत नींव बन गया। और इसी दौर में पंजाब में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। महज 31 साल का ये युवा नेता दमदमी टकसाल का प्रमुख था। स्रोत बताते हैं कि भिंडरावाले का नजरिया काफी कट्टर था और युवाओं के बीच उसकी अपील जबरदस्त थी। उसके कहने भर से लोगों ने सख्त धार्मिक नियमों का पालन करना शुरू कर दिया था। ये व्यक्ति बहुत जल्द पंजाब के पूरे परिदृश्य का केंद्र बनने वाला था। और यहीं से शुरू होता है एक बेहद खतरनाक राजनीतिक खेल। अब यहाँ की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। ध्यान दीजिए, एक तरफ अकाली दल था जो लगातार विकेंद्रीकरण और राज्य के अधिकारों के लिए दबाव बना रहा था, और दूसरी तरफ स्रोत के अनुसार कांग्रेस पार्टी थी जो पंजाब में अकाली दल के प्रभाव को काटने के लिए उसी भिंडरावाले का समर्थन कर रही थी। भिंडरावाले को एक राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चूक साबित हुई। तत्कालीन नेता ज्ञानी ज़ैल सिंह और संजय गांधी ने भिंडरावाले को चुना जरूर था इस उम्मीद में कि वो पंजाब में अकाली दल की राजनीतिक पकड़ को कमजोर कर देगा, लेकिन नतीजा उनकी सोच के बिल्कुल उलट निकला। भिंडरावाले, जिसे एक मोहरा समझा जा रहा था, बहुत जल्द एक अनियंत्रित और स्वतंत्र ताकत बन गया जो आगे चलकर खुद सरकार के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया। इसके बाद हालात हाथ से निकलने लगे और हिंसा तेजी से बढ़ने लगी। अगर हम इस टाइमलाइन पर सिलसिलेवार नजर डालें तो मामला कितनी तेजी से बिगड़ा वो साफ नजर आता है। 1978 में बैसाखी के दिन निरंकारी और अमृतधारी सिखों के बीच खूनी झड़प हुई जिसमें 13 लोग मारे गए। ये तो बस शुरुआत थी। 1980 में निरंकारी प्रमुख गुरबचन सिंह की हत्या हुई। 1981 में भाषा विवाद के चलते पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण को गोली मार दी गई। और हद तो तब हो गई जब 1983 में दिन दहाड़े पवित्र स्वर्ण मंदिर परिसर के बिल्कुल अंदर डीआईजी एएस अटवाल की हत्या कर दी गई। जरा सोचिए, इससे पुलिस और प्रशासन का मनोबल किस कदर टूट गया होगा। इन सब हत्याओं और लगातार बढ़ती अराजकता के बीच 15 दिसंबर 1983 एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भिंडरावाले ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर स्थित पवित्र अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त, जिसका धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही रूपों में बहुत बड़ा महत्व है, अब पूरी तरह से एक हथियारबंद किले में तब्दील हो चुका था। स्वर्ण मंदिर पर कब्जा हो चुका था। अब देखते हैं कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने कई राजनीतिक पैंतरे आजमाए। तनाव कम करने की उम्मीद में ज्ञानी ज़ैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर अकाली दल ने धर्मयुद्ध मोर्चा शुरू कर दिया, जिसमें लगभग 30,000 लोग गिरफ्तार हुए। जब मामला पूरी तरह काबू से बाहर होता दिखा तो इंदिरा गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद मंदिर के अंदर भारी हथियारों की खेप का जाना लगातार जारी रहा। सैन्य कार्रवाई से ठीक पहले माहौल में कितनी घुटन और तनाव था, इसे समझने के लिए स्वर्ण मंदिर के प्रमुख ग्रंथी कृपाल सिंह की ये बात सुनिए। उन्होंने कहा था, हम तो माचिस की तिल्ली हैं, ये लकड़ी से बनी है और ठंडी है, लेकिन आप उसे जलाएंगे तो वो जलेगी। मतलब साफ था, स्थिति बारूद के ढेर पर बैठी थी और अब बस एक चिंगारी का इंतजार था। और आखिरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई। चलिए इस सैन्य ऑपरेशन के घटनाक्रम को समझते हैं।
1 जून 1984 को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर को पूरी तरह से घेर लिया। 2 जून को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन पर शांति की एक आखिरी अपील की, लेकिन बातचीत का समय अब पीछे छूट चुका था। 5 जून की शाम 7 बजे भारी सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार के नेतृत्व में सेना अंदर बढ़ी। अकाल तख्त में छिपे चरमपंथियों का प्रतिरोध इतना भारी था कि 6 जून को सेना को टैंकों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद भिंडरावाले मृत पाए गए। इस पूरे ऑपरेशन की मानवीय कीमत बहुत बड़ी थी। सरकार द्वारा जारी किए गए श्वेत पत्र के आंकड़ों पर गौर करें तो इस अभियान के दौरान 493 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें चरमपंथी और आम नागरिक दोनों शामिल थे। और ये नुकसान केवल एक तरफ का नहीं था, भारतीय सेना को भी इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस सैन्य कार्रवाई में 83 जवानों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। इसके जो परिणाम आए उनके घाव दशकों तक हरे रहे। भीषण गोलीबारी में पवित्र अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा और मूल्यवान सिख रेफरेंस लाइब्रेरी जलकर नष्ट हो गई। इस पूरी कार्रवाई से समाज में इतना गहरा रोष फैला कि कई प्रमुख सिख नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए और सरकारी सम्मान वापस लौटा दिए। इस ऑपरेशन ने सिख समुदाय और राज्य के बीच एक ऐसी गहरी खाई पैदा कर दी जिसे भरने में बरसों लग गए। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने स्रोत से निकला एक बेहद अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल बचता है। क्या बंदूक की नोक से और हिंसा के जरिए कभी सच्ची शांति की उम्मीद की जा सकती है? ये इतिहास का एक ऐसा कड़वा सबक है जिसकी कीमत हजारों जानें देकर चुकानी पड़ी। ये वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक विफलता का अंतिम समाधान सैन्य कार्रवाई हो सकती है? आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस जटिल इतिहास को हमारे साथ इतने करीब से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।